ऑल राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में 21 जून, री एग्जामिनिंग द एग्री स्पोर्ट बास्केट। ठीक है, तो इस आर्टिकल के माध्यम से, मतलब इस आर्टिकल के मीडियम से हम लोग ये समझेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बास्केट, पहली बात तो ये देखेंगे क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, कितने का किसका एक्सपोर्ट होता है, ताकि प्रीलिम्स में अगर कोई सवाल आए तो हम उसको डील कर सकें। ठीक है, जैसे एमएसपी पे सवाल आ जाता तो उसी तरह से अगर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे सवाल आ गया तो उसको अच्छे से डील कर सकें। दूसरा, मेंस पर्सपेक्टिव से कि क्या चीज़ें हैं, क्या कंसर्न हैं और क्या किया जा सकता है, क्या अल्टरनेटिव्स हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारा अभी का प्रेजेंट का क्या प्रैक्टिस है। ठीक है, एक आध केस स्टडी देखेंगे कि क्या नेगेटिव केस है इसमें। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड सम पीपल वर सेइंग दैट प्लीज़ प्रोवाइड द पीडीएफ। आप देख सकते हैं कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और उसी से डिस्कस करता हूँ। पूरे न्यूज़पेपर में जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगता है तो मैं सोचता हूँ कि इसे डिस्कस कर लेता हूँ, मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी। तो ये अब पीडीएफ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अदरवाइज आफ्टर प्रीलिम्स आई विल ट्राई टू मतलब इसका कुछ पीडीएफ में कन्वर्ट करके कोई टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब पे ही कहीं पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है हमारा वो पिछले साल का, इस साल का $41.8 बिलियन है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। एग्री स्पोर्ट टच्ड $41.8 बिलियन। ठीक है, टारगेट हमारा कितना था? $60 बिलियन का टारगेट था 2022 तक अचीव करना। तो ये एक्चुअली क्या है कि इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारा जो है वो कम है, और वर्ल्ड ओवर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, इंडिया को लेकर WTO में केस हुआ है। तो दिस टारगेट इज मतलब कि अचीवेबल नहीं अभी तक प्रतीत हो रहा है, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि अचीव हो जाएगा। बट फिर भी $41.8 बिलियन यानी अराउंड $42 बिलियन हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें अच्छी बात है कि अराउंड $42 बिलियन हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं और इतना पैसा किसानों के पास आता है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। इतना एक्सपोर्ट कौन करता है, कौन से किसान हैं हमारे देश में? 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मिडिल मैन्स होते हैं, तो मिडिल मैन्स जो है वो ग्रेन प्रोक्योर करके और वो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो खैर, कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बताया गया कि सबसे ज़्यादा राइस का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अराउंड $9 बिलियन हम राइस एक्सपोर्ट करके जनरेट करते हैं, और ये 21% है टोटल वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। यानी टोटल जो एग्री एक्सपोर्ट होता है उसका 21% राइस है। ठीक है, अब देखिए कितना बायसनेस है। एक तो जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें राइस है सबसे इंपॉर्टेंट। राइस सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है? ये क्या बायसनेस दिखाता है? क्रॉप बायसनेस है कि जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको नहीं फॉलो करता। पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा राइस उपजाया जाता है, जबकि वहाँ पे मतलब रेंज जो है वो एडुकेट नहीं है राइस ग्रोथ के लिए। लेकिन क्या किया जाता है? इरिगेशन का फैसिलिटी है, सब्सिडाइज्ड पावर है, और फर्टिलाइज़र, यूरिया, तो इसका इस्तेमाल करके उपजाया जाता है। तो क्रॉप बायसनेस है, जबकि वहाँ पे दूसरे सीरियल्स उपजाने चाहिए। और रीजनल बायस तो है ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया में ही राइस सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है, जो एक्सपोर्ट लेवल तक उपजा सकते हैं। तो एक चीज़ इससे ये समझ में आई। दूसरा कि एक्सपोर्ट बास्केट में देखिए तो राइस सबसे ज़्यादा है, तो उसका खुद का एक बायसनेस हो गया भाई कि अगर राइस का एक्सपोर्ट किसी भी कारण से, अनफोर्सिन कंडीशन से कम हो जाए तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा। 9 बिलियन अकेले राइस का है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। दूसरा हमारा मरीन प्रोडक्ट है जो $6 बिलियन है। तो इसलिए मरीन इकोलॉजी और मरीन इकोनॉमी के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो कभी और किसी आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। स्पाइसेस है, और बोविन यानी बफेलो मीट है $3.2 बिलियन। तो और शुगर है $2.8 बिलियन यानी कि $3 बिलियन। तो इसमें क्या है, ये जो 3 एरो मैंने बनाए हैं 3 चीज़ों के लिए, एक तो राइस के लिए, दूसरा ये मीट के लिए, और तीसरा शुगर के लिए। ये क्या है कि तीनों या तो वाटर इंटेंसिव है, नहीं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन में तीनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले राइस एंड शुगर का बात करें, हैविली सब्सिडाइज्ड है। ठीक है, थ्रू चीप एंड फ्री पावर फॉर इरिगेशन एज वेल एज फर्टिलाइजर्स, स्पेशली यूरिया। तभी तो फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसा स्कीम लेके आना पड़ा है ताकि कम से कम यूरिया का इस्तेमाल हो। यूरिया सब्सिडाइज्ड है, बाकी न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है फर्टिलाइजर वाला। तो
इसलिए यूरिया का बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो एनपीके का जो रेशियो होना चाहिए N/P/K इक्वल टू ये 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए, जबकि ये डिस्टॉर्ट होके 7:4:1 के आसपास बहुत सारे रीजन में है। तो ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नहीं जो फूड उपजाया जाता है उसके लिए अच्छा है, फूड चेन में आ गया फिर हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। खैर, तो ये है। इसके अलावा क्या है कि राइस और शुगर कहाँ उपजाया जाता है? तो अब इसको एक तो कि एग्रीकल्चरल जो इरिगेशनल फैसिलिटी है वो मिलना चाहिए, स्टोरेज मिलना चाहिए, बढ़िया पावर मिलना चाहिए, चीपर लेबर मिलना चाहिए। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, साउथ में तमिलनाडु का कुछ पार्ट है, तो आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये उपजाया जाता है। और हमने अभी बात किया कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो सूटेबल नहीं है पंजाब हरियाणा में, वहाँ पर रेन 100 सेंटीमीटर से कम होता है, और राइस के लिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, अराउंड 120 सेंटीमीटर बारिश चाहिए होती है। तो ये जो वाटर डेफिसिट है कहाँ से आएगा? तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करेंगे हम, और ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करने से क्या होता है? सॉइल सेलिनेशन होता है, ज़मीन के ऊपर सफ़ेद पपड़ी नमक जम जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसके अलावा एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना है। अब पावर का इस्तेमाल करेंगे तो पावर कहाँ से आएगा? तो कोयला जला के हम पावर हाउसेज से पावर लेके आते हैं, तो कोयला से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है। तो समझ रहे, पूरा एक चेन बनता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो अदर शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जैसे ब्राज़ील है, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इंडिया के खिलाफ WTO में केस किया है कि भाई फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है, एक्सेसिव सब्सिडी दिया जा रहा है। तो WTO का जो सब्सिडी वाला हम पढ़ते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, तो उसको कभी और डील करेंगे। तो उसके तहत केस हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताया गया है कि अगर डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर दिया जाए, ठीक है, जो अभी इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर होता है, इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर कैसे? सब्सिडी के माध्यम से। ठीक है, कि जैसे अगर 100 रुपए की लागत है, 100 रुपए की लागत है किसान को, और 120 रुपए में बिकेगा, तो किसान को लगेगा कि यार कुछ खास फायदा नहीं है। लेकिन अगर 100 के जगह मेरा लागत 50 रुपया हो जाए और 120 में बिक रहा है, तो हमें लगभग 70 रुपए का फायदा है। तो किसान को लगता है कि हाँ, इसका खेती करना चाहिए। तो राइस या शुगर केन के केस में क्या होता है कि ये जो सब्सिडीज मिल रही हैं, ये जो सब्सिडीज मिल रही हैं पावर को लेके, फर्टिलाइजर को लेके और बाकी चीज़ें जो है, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर हो रहा है कि जितना खर्चा होना चाहिए था, अगर पावर का पैसा लगता, बिजली का मीटर होता और जो रेट होना चाहिए था उस रेट के हिसाब से पैसे लगते, तो किसान का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ता। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता तो किसान सोचता कि भाई अब जब प्रोडक्शन कॉस्ट रागी का, बाजरा का, ज्वार का भी वही है और राइस का भी वही है, तो फिर अननेसेसरीली राइस क्यों उपजाए जो कि अनसस्टेनेबल भी है। फिर हम सस्टेनेबल ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसमें कि फायदा भी हमें, इकोनॉमिक फायदा और इकोलॉजिकल फायदा दोनों ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर हो, कि जो हम इनडायरेक्टली सब्सिडी के फॉर्म में दे रहे हैं, अगर कुछ डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर करें तो ऐसा हो सकता है कि किसान जो है शिफ्ट करेंगे राइस और शुगर यानी वाटर गजलर, वाटर इंटेंसिव क्रॉप से लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप और एग्रो क्लाइमेटिक जोन को जो सूट करता है उस क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये था पूरा सब्सिडी वाला यहाँ पे। अब सस्टेनेबिलिटी फ्रंट पे देख लेते हैं कि क्या है। इंडिया वैसे ही वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री क्यों है? क्योंकि 1544 पर कैपिटा अभी अवेलेबल है। ठीक है, 2011 में, और 1951 का दिया गया है कि इतना ज़्यादा पर क्यूबिक मीटर, 1951 में 5178 क्यूबिक मीटर पर पर्सन अवेलेबल था, जो कि अब 1544 है। ठीक है, अराउंड मुझे ठीक से याद नहीं है, 1700 क्यूबिक मीटर अगर है तो ठीक ठाक है वाटर, अदरवाइज उससे कम हो गया तो वाटर स्ट्रेस्ड हो गया। और एक और लेवल है शायद 1100 या 1200, जो भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो यू कैन सी दैट। तो उसके बाद फिर और स्ट्रेस लेवल जो है एक लेवल बढ़ जाएगा। तो फिलहाल तो यही है कि 2011 में हमारा 1544 क्यूबिक मीटर अवेलेबल है। ठीक है, जो 1140 क्यूबिक मीटर हो जाएगा 2050 तक। ठीक है, तो ये और मोर सीवियर स्ट्रेस लेवल होगा, और इसीलिए नीति आयोग जो है वो कंपोजिट वाटर इंडेक्स भी लेके आती है। खैर, तो ऑलरेडी हमारे पास वाटर की कमी है, ऑलरेडी हम वाटर स्ट्रेस्ड होते जा रहे हैं। उसमें अगर शुगर और राइस जैसे फसल को उपजाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो देखिए क्या होता है। 1 केजी शुगर का पूरा सीडिंग से लेके एक्सपोर्टिंग तक जो पूरा इसमें कंजम्पशन है 2000 लीटर। 1 केजी शुगर में 2000 लीटर जी, 40 रुपये का शुगर और 2000 लीटर। आप समझो बिस्लरी का वाटर है, अगर उसको रिफाइन करते हैं तो 20 रुपये में बिकता है। बिस्लरी के वाटर का अगर मान लीजिए कि 1 लीटर का 10 रुपये भी आप लगा लीजिए, 5 रुपये भी आप लगा लीजिए, तो
कितना है, 10,000 रुपया खर्च होता है 1 केजी शुगर बनाने में, अगर इस तरह से भी हम जोड़ ले तो। बाकी एक ऐसे समझने के लिए था, ठीक है। और इसको हम कहीं कोट कर सकते हैं एग्जाम में भी कि 1 केजी शुगर नीड्स 2000 लीटर ऑफ वाटर। इसी तरह से राइस का है, 1 केजी राइस नीड्स 4000 केजी ऑफ वाटर। अब आप समझिए कि हम शुगर और राइस तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ 1 केजी शुगर के साथ 2000 लीटर वाटर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कौन? वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री। हमारे पास खुद का वाटर कम होते जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, उसके बावजूद हम 2000 लीटर वाटर एक्सपोर्ट कर देते हैं शुगर के साथ। इसको बोलते हैं वर्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा राइस जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में अच्छा रोल होता है। कैसे होता है तो उसको कभी और अलग से डील करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि राइस का कितना कंपोजिशन है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो एग्रीकल्चर से टोटल होता है उसमें 18%, इसको आप 20% भी बोल सकते हैं। ये 20% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर अलोन फ्रॉम राइस कम्स अलोन फ्रॉम राइस, सिर्फ राइस से इतना आ रहा है, ठीक है। यानी कि अनसस्टेनेबल अगर इतना ग्रीन हाउस गैसेस से निकल रहा है। तो इसका वे अहेड क्या है? इसका वे अहेड बताया गया अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग एंड डायरेक्ट सीडेड राइस, माइक्रो इरिगेशन जो हम फ्लडिंग इरिगेशन करते हैं कि पंप चला दिया जाता है और पूरा पानी जो है खेत में फैल जाता है, उसके जगह माइक्रो इरिगेशन, पाइप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब जितना वाटर कम से कम किया जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला हिसाब किताब, ठीक है। और स्विच फ्रॉम पैडी एंड शुगर टू अदर जो लेस वाटर गजलर क्रॉप है। ये तो है ही है कि आपको फाइनली आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद आपको जो सुटेबल क्रॉप्स हैं वहां तो शिफ्ट करना ही करना होगा। क्यों? क्योंकि ये सब्सिडी जो दिया जा रहा है, ये सब्सिडी जो दिया जा रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हो सकता। ये पॉपुलिस्ट चीज़ें हैं, इसका यूटिलिटी खत्म हो चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम भी खत्म हो गया। अब तो एवर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ब्रिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का बात किया जाता है, तो इसका यूटिलिटी खत्म हो चुका है। तो ये आज नहीं तो कल और या फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे ये तो कम होगा। तो हमें मोर सस्टेनेबल वे की तरफ जाना होगा। तो अगर वाटर का बात कर लें तो ये सब चीज़ें करनी होगी। राइस का खेती का स्पेसिफिक बात कर लें तो AWD, DSR, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह ये सब है। और फाइनली फिर हमें पैडी एंड शुगर से स्विच करके लेस वाटर गजलर क्रॉप्स की तरफ जाना होगा, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे पूरा कंपेयर करके कि एक्सपोर्ट कितना था अलग अलग ईयर्स में, और ये बताया गया कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है एक्सपोर्ट का हमारा वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। तो इसलिए जो हमने टारगेट रखा था यहाँ पे जो शुरुआत में बताया गया कि जो हमारा टारगेट है $60 बिलियन, ये शायद अचीव न हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है, अब आर्टिकल में मेरा कहना है कि आप मैक्सिमम आउटपुट निकालिए। तो जैसे ये कुछ लाइंस होते हैं जिसको कि आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए या कंक्लूजन के लिए आप छाट के रख सकते हैं और एग्जाम में आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे कुछ आ जाए या एग्रीकल्चर पे ही आ जाए तो इस तरह का एक लाइन मोटा मोटी आप याद रखोगे तो इसके अराउंड आप लिख सकते हो क्या लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी मस्ट ऑल्सो एम एट कंजर्विंग स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ वाटर एंड एनर्जी एंड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट। फिर इसके नीचे पूरा डिस्कशन कर देंगे। फिर कंक्लूजन के लिए लिखना है तो कोई इस तरह का लाइन छाट के रख लेंगे कि बेटर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर सिस्टम एंड बेटर यूज ऑफ आवर स्कार्स वाटर सप्लाईज एंड लेसर ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज द वे फॉरवर्ड और इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इस तरह से कुछ लिख लेंगे। तो खैर इसलिए इसको मैंने घेरा हुआ था यहाँ पे। अब एक केस दिया गया है कि जो एक्सपोर्ट होता है हमारा वो पीडीएस का जो प्राइस है, एमएसपी का जो प्राइस है उससे भी कम पे एक्सपोर्ट होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर राइस उपज रहा है और एमएसपी पे किसान से प्रोक्योर किया जा रहा है, ठीक है, सरकार एमएसपी पे उससे खरीद रही है और उससे भी कम प्राइस पे एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब कि एमएसपी पे सरकार प्रोक्योर करती है और पीडीएस सिस्टम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कम दामों पे ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 ऐसे प्राइस पे गरीबों को अनाज मिलता है। या इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कम रेट पे अनाज मिल रहा है वो लीक हो रहा है और वही कोई ना कोई किसी ना किसी माध्यम से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये और क्या हो गया कि एक तो कि लीकेज को प्रमोट कर रहा है, करप्शन को प्रमोट कर रहा है, हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसको हैम्पर कर रहा है और बाकी पीछे जो हमने पूरा डिस्कशन किया वो तो चीज़ें इसमें है ही है, ठीक है। तो ये टाइम आ गया है कि राइस एंड शुगर सिस्टम जो एमएसपी और एफआरपी फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस, ये शुगर केन के लिए एमएसपी को एफआरपी बोलते हैं और बाकी राइस और बाकी सब चीज़ों के लिए एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस, अरे यार एमएसपी का फुल फॉर्म है भूल गया, तो एमएसपी है और एफआरपी है, ठीक है। तो ये है और पर क्रॉप मोर ड्रॉप,
ये हमने बात कर ही लिया, और ये कंक्लूजन वाला पार्ट था कि इस लाइन को आप कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। और इसको हम प्री और मेंस दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो एग्री एक्सपोर्ट का पूरा जो कंपोजिशन दिया गया है कि ये चीज़ें हैं, तो ये याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम राइस का करते हैं, ठीक है। मरीन प्रोडक्ट भी है और स्पाइसेस भी है, मीट भी है, शुगर भी है, तो शुगर का कम है एज़ कम्पेयर टू मीट, ठीक है। तो अगर कभी यही सवाल आ गया या ऑप्शन में कभी कुछ एलिमिनेट करना हो, तो ये चीज़ें अगर ध्यान में रहती हैं तो हमारा एलिमिनेशन अच्छा हो जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आप अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।